आज हम घुलित पदार्थों का परिगमन पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, घुलित पदार्थों का, घुलित मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, घुला हुआ रहता है, या तो पानी में घुला हुआ रहता है या दूसरे पदार्थों में जो घुल जाता है आसानी से, वो घुलित पदार्थ होते हैं। वो घुलित पदार्थ कैसे आगे स्थानांतरित होता है या परिगमन होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तो पौधों में क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक विलयों का परिगमन होता है। किसका किसका होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब क्या होता है, जो क्या होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल में आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, और बोल सकते हैं हम सेलुलोज प्रोटीन है, स्टार्च है, ये सब आ जाते हैं कार्बनिक पदार्थों में। और हम अकार्बनिक पदार्थों में देखते हैं तो क्या आ जाते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीज। ठीक है, क्लोरीन वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। ये सब क्या आते हैं, अकार्बनिक आते हैं। तो इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक विलयों का परिगमन होता है। अब हम देखते हैं कि अकार्बनिक विलयों का स्थानांतरण हमेशा जड़ से तना के शीर्ष तक, ठीक है, ध्यान रखना क्या बोला गया है यहाँ पे, अकार्बनिक विलयों का स्थानांतरण हमेशा जड़ से तना के शीर्ष पर होता है। तना, शीर्ष तथा पत्तियों तक वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होने वाले खिंचाव के फलस्वरूप जल के रसारोहण के क्रम में होता है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे हम एक पौधा बना लेते हैं। ठीक है, ये जड़ है। कभी भी देखेंगे तो खनिज पदार्थ, अकार्बनिक मतलब जो खनिज पदार्थ है वो कहाँ पे पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। और मिट्टी में पाने पर ये क्या होता है, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो जड़ों के माध्यम से, जड़ उसको अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो किधर स्थानांतरित करते हैं, जड़ से तने की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर। जड़ से तने की ओर कहाँ पे पहुँचता है, शीर्ष पर पहुँचता है। शीर्ष पे पहुँचने के बाद वो कहाँ पे पहुँचता है, पत्तियों में पहुँचता है। और जैसे ही पत्तियों में पहुँचता है तो पत्तियों में एक क्रियाएं होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, जो खिंचाव होता है, और खिंचाव होने की कंडीशन में क्या होता है, जल के रसारोहण के क्रम में ही हो जाता है। जल के रसारोहण, क्योंकि यहाँ से क्या किया जा रहा है, ये हो कैसे रहा है, खिंचाव कैसे हो रहा है, ये ध्यान देना कि मिट्टियों में क्या पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, अकार्बनिक विलय होते हैं, जो क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित करने के बाद क्या किया जाता है, इसको तने से होते हुए शीर्ष में पहुँचता है। शीर्ष से कहाँ पहुँचता है, पत्तियों में। पत्तियों में कौन सा क्रिया होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से जल का ज़्यादा खिंचाव होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जल के रसारोहण के क्रम में होता है। खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव ज़्यादा होगा तो जल बहुत ज़्यादा अवशोषित किया जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे खनिज पदार्थ है, जल है, ये सबको अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, पत्तियों में ये खनिज अकार्बनिक तत्व कार्बनिक विलयों के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाते हैं। अब जो पत्तियों में क्या होते हैं, पत्तियों में जो खनिज पदार्थ गए हैं, अभी हमने क्या किए थे, जड़ों के माध्यम से हमने जो खनिज पदार्थ है या अकार्बनिक तत्व है उसको कहाँ पे पहुँचा दिए थे, पत्तियों में पहुँचा दिए थे। ठीक है, पत्तियों में जैसे ही पहुँचता है तो अकार्बनिक तत्व जो होता है कार्बनिक विलयों के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। तो कार्बनिक विलयों का संश्लेषण होता है। ठीक है, खनिज पदार्थ या अकार्बनिक तत्व जैसे ही पत्तियों में पहुंचता है तो पत्तियों में क्या मौजूद रहता है कार्बोहाइड्रेट। तो वो क्या करता है, जो कार्बनिक विलय का संश्लेषण करना शुरू हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पत्तियों का जो कलर प्रोवाइड होता है, क्लोरोफिल प्रोवाइड होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नीज डाइपॉजिटिव। तो ये डाइपॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक विलय होता है। तो ये जैसे ही अकार्बनिक पदार्थ
अकार्बनिक जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, खनिज तत्व है। तो ये खनिज तत्व किसके माध्यम से, जड़ों के माध्यम से पत्तियों में जैसे ही पहुंचता है तो ये क्या करता है, वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और जैसे ही प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो पत्तियों में क्या पाया जाता है, पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। और भोजन का निर्माण होता है तो क्या संश्लेषित होता है, कार्बनिक विलयन का संश्लेषण हो जाता है। तो पत्तियों से जैसे ही कार्बनिक विलयकों का संश्लेषण होता है तो पत्तियों के माध्यम से फ्लोएम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में तक पहुंचा दिया जाता है। क्या चीज़ को पहुंचाया जा रहा है, जो कार्बनिक विलय है उसको संश्लेषित करता है। कौन, जब अकार्बनिक तत्व आएगा तभी वो असंश्लेषित होगा। ठीक है, जैसे ही संश्लेषित होता है तो संश्लेषण होने की क्रिया में पत्तियों में जो भोजन बना होता है वो फ्लोएम के माध्यम से पूरे पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। और उसी समय क्या होता है, रसारोहण के समय जल की गति औसतन 1 मीटर प्रति घंटा की दर से होता है। ठीक है, उस समय क्या होता है, जो रसारोहण होगा, जल का जो खिंचाव होगा, ठीक है, जल के रसारोहण होगा तो वो कैसे होगा, जल की गति औसतन मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं इसमें पौधों की जो हरी पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण की पौधों की जो हरी पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर देते हैं। अभी मैंने बताया कि जड़ों के माध्यम से क्या जा रहा है, खनिज पदार्थ जब कहाँ पे पहुँचेंगे, पत्तियों में पहुँचेंगे। तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है उसके लिए जो पत्तियों को कलर प्रोवाइड करवाता है वो क्या है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम की वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो क्लोरोफिल बनने के बाद ही क्या होगा, भोजन का फॉर्मेशन होगा। तो पौधे की जो हरी पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या कर देता है, भोजन बनने के बाद कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। और यहाँ सभी क्या होते हैं, भोजन ही होते हैं। तथा जो आगे होता है, पत्तियां तथा पौधे के अन्य भागों को उपपचयिक अभिक्रियाओं के संपादन के लिए कार्बोहाइड्रेट है भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब देखो उपपचयिक क्रियाएं क्या क्या हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गया, श्वसन की क्रिया हो गया, ठीक है, और जो डे नाइट में क्रियाएं होता है वो सब क्रियाएं हो गए, ग्रोथ होता है, ठीक है, ये सब क्या आ जाते हैं, उपपचयिक क्रियाएं जो होते हैं उसके लिए भी क्या चाहिए रहता है कि कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थ मतलब एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो अन्य भागों में पत्तियों से कार्बनिक पदार्थों का पहुँचा दिया जाता है। तो पौधे के जितने भी भाग होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, भोजन है या कार्बनिक पदार्थ को पहुंचा दिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, अकार्बनिक जो विलय है उसका स्थानांतरण कैसे हो रहा है। तो कार्बनिक विलय का स्थानांतरण बताया गया है। अकार्बनिक विलय जो होते हैं तथा जो खनिज लवण का पादप काय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होता है। क्या होता है, जो अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक के बारे में मैंने बताया है। यहाँ क्या किया जाता है, अकार्बनिक या खनिज पदार्थ जो होता है वो मिट्टी में पाया जाता है तो वो जड़ों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। और जड़ों के माध्यम से जैसे ही खनिज पदार्थ है उसको अवशोषित करते हैं। तो अवशोषित करने के बाद उसके पौधे के जो जड़ों से होते हुए पौधे तने हैं, पत्तियां हैं, यहाँ तक पहुँचा दी जाती है, मतलब पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तो अकार्बनिक विलयों का स्थान, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाया जा रहा है। किसको पहुंचाया जा रहा है, अकार्बनिक पदार्थों को, तो इसलिए इसको बोला जाता है अकार्बनिक विलयों का स्थानांतरण कहा जाता है। अब इसका क्या बोल सकते हैं, 3 प्रकार के उत्तक संबंध होते हैं इसमें। सबसे फर्स्ट जो दिया है यहाँ पे, पहला नंबर देख लेते हैं हम लोग। अकार्बनिक खनिज का जाइलम द्वारा स्थानांतरण, अकार्बनिक खनिज का जाइलम द्वारा स्थानांतरण हमको पता है। जब जड़ के माध्यम से खनिज पदार्थ है पानी को लिया जाता है तो उसका स्थानांतरण जो है वो किसके थ्रू होता है, जाइलम के माध्यम से ही होता है। अगर जाइलम नहीं होता तो इन पदार्थों का स्थानांतरण नहीं हो पाता। ठीक है, तो जाइलम के माध्यम से होता है। तो जाइलम जड़ से क्या करता है, प्रारोहर तक खनिज पदार्थों का और खनिज लवणों का क्या कर देता है, एक
एक ही ऊर्ध्वाधरी प्रवाह को संभव बनाता है। अब इसमें क्या बोला, जड़ जो होता है, जाइलम जो होता है वो जड़ों से क्या करता है, जड़ों से प्रारोहर, प्रारोहर मतलब क्या बोल रहा है, जो तने पत्तियाँ जो होते हैं ना वहाँ तक खनिज पदार्थों को एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में पहुँचा देता है। और यहाँ वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। ये भी ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी का खिंचाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा गति से क्या होते हैं, जड़ों के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं और वो अवशोषित होने के बाद पत्तियों तक पहुँचते हैं और पत्तियों के थ्रू क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएँ होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्टाउट और ओगलैंड ने 1939 ने विलो के पादप तना के 9 इंच तक के हिस्से में जाइलम एवं फ्लोएम को सावधानी से अलग किया था। अब ये साइंटिस्ट है स्काउट और होगलैंड करके, तो इन्होंने क्या किए थे, 1939 में विलो का पौधा आता है, तो विलो के जो पौधे होते हैं उसके तने का 9 इंच तक हिस्से को उसको काट के अलग किया था और उन्होंने जाइलम और फ्लोएम को सावधानी से अलग करके दोनों के बीच में पैराफिन युक्त जो कागज होता है ना, पैराफिन पाया जाता है। पैराफिन एक केमिकल पदार्थ होता है जो कागज़ में डाल दिया गया और पादप को K42 के जो आइसोटोप होते हैं, पोटेशियम के क्या होते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अलग अलग आइसोटोप होते हैं। तो पोटेशियम के जो 42 आइसोटोप होते हैं, होने वाले जो पोषक विलयन द्वारा सिंचित किया जाता है, ये ध्यान रखना। पैराफिन युक्त जो कागज़ में डाल देते हैं, फिर जो पोटेशियम 42 के जो आइसोटोप होते हैं ना, उसी में इसको सिंचित करके रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है, विश्लेषण के क्रम में समस्त जाइलम में पोटेशियम का आइसोटोप जाइलम के सैप में मिला दिया जाता है। अब जितने भी वहाँ पे क्या होंगे, जाइलम होंगे, वहाँ पे क्या मिला दिया जाएगा, K242 का मतलब पोटेशियम 42 का आइसोटोप जो जाइलम के सैप होते हैं, सैप मतलब अंदर में जो लिक्विड भरा होता है उसमें मिला दिए जाते हैं। अर्थात जाइलम द्वारा खनिजों का ऊर्ध्वाधरी संवहन होता है। इससे पता चलता है कि जाइलम का क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर संवहन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मृद ऊतकों द्वारा खनिज लवणों का परिवहन। अब मृद ऊतकों द्वारा खनिज लवणों का परिवहन देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जाइलम से फ्लोएम में या कॉर्टेक्स में खनिज लवणों का स्थानांतरण पैरेन्काइमा द्वारा होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मृद ऊतक द्वारा खनिज लवणों का परिवहन, मृद ऊतक को पैरेन्काइमा बोला जाता है। तो जाइलम से जो फ्लोएम है ना, ध्यान रखना, जाइलम से जो फ्लोएम है या कॉर्टेक्स में, जाइलम से फ्लोएम या कॉर्टेक्स में खनिज लवणों का जो स्थानांतरण होगा वो किसके द्वारा होगा, मृद ऊतक के द्वारा होगा। कौन सा मृद ऊतक, जाइलम मृद ऊतक से, ठीक है, या जाइलम पैरेन्काइमा से होता है, ठीक। और जो होगलैंड एंड स्कॉट ने उपयुक्त प्रयोग के अवलोकन के क्रम में यहाँ भी पाया कि यदि पैराफिन सीट के ऊपर एवं नीचे की ओर पोटेशियम 42 ट्रेसर तत्व की उपस्थिति जाइलम में थी, तब फ्लोएम में भी थी। यदि अगर बोला जाता है कि यदि जाइलम में पोटेशियम 42 का आइसोटोप प्रेजेंट है, तो वो फ्लोएम में भी पोटेशियम 42 आइसोटोप प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ अवलोकन उन्होंने निकाला, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसी को, ठीक है। तो अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पे उसका अवलोकन निकला, प्रमाणित होगा कि जो जाइलम से फ्लोएम की ओर क्या होता है, पार्श्वी परिवहन होता है, रेडियल ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक। ध्यान रखना, वहाँ पे बोला गया है कि जब खनिज पदार्थ का जब ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या होता है, जाइलम से फ्लोएम या कॉर्टेक्स की ओर होता है, ठीक है। किसके माध्यम से होता है, तो पैरेन्काइमा या मृद ऊतक के माध्यम से होता है। और वो कैसे होता है, जाइलम से फ्लोएम की ओर पार्श्वी परिवहन होता है। तो यह जो परिगमन है, यहाँ जो परिगमन जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा अन्य पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जो जाइलम परिगमन होगा वो पैरेन्काइमा, फ्लोएम है, पैरेन्काइमा है या अन्य पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लोएम द्वारा अकार्बनिक लवणों का स्थानांतरण। तो फ्लोएम द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अकार्बनिक लवणों का स्थानांतरण किया जा रहा है। तो वो कैसे होता है, फ्लोएम जो होता है परिपक्व पत्तियों से प्रारोहग्र की ओर आता है। ध्यान रखना कि कभी भी क्या होगा, फ्लोएम जो होगा, जो भोजन वगैरह जो बना रहेगा वो क्या करेगा, भोजन है या अकार्बनिक जो लवण वहाँ पे भी पाए जाते हैं, तो उसको क्या करता है, पत्तियों से प्रारोहर की ओर, पत्तियाँ जो होती है, ये जैसे ये सिंपल सी पत्ती है, तो पत्तियों से वो कहाँ ला रहा है, तना की ओर, ठीक है।
तना की ओर लाता है और पादप के आधारी अक्ष की ओर अर्थात ऊर्ध्वगामी एवं पश्चगामी गति के लिए जिम्मेदार होता है। ऊर्ध्वगामी मतलब क्या होता है, ये नीचे की ओर गति कर रहा है, और पश्चगामी ये साइड में भी गति करेगा, साइड में इसकी शाखाएं जो पाई जाती है वहाँ भी ये गति करता है। तो ये क्या होगा, जो फ्लोएम जो होता है, जो जितने भी प्रकार के परिपक्व होते हैं, मैच्योर जो पत्ती होती है, पत्तियों से प्रारोहाग्र मतलब कहाँ कहाँ पे तने हैं, शाखाएँ हैं, इन सब में पहुँचता है। और कैसे होता है, ऊर्ध्वगामी होता है और पश्चगामी होता है, और ये जो गति के लिए जिम्मेदार होता है। अब फ्लोएम की तरह अकार्बनिक पोषकों का स्थानांतरण कहाँ पे होता है, पत्तियों से विलयन से तुरंत पहले होता है। ये अकार्बनिक पोषकों का स्थानांतरण कैसे होगा, पत्तियों में भी विलयन पाया जाता है, एब्सिशियन होता है, एब्सिशियन लेयर पाया जाता है जो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, तो उससे जस्ट पहले होता है। तो पत्तियों से जो मुख्य तना के फ्लोएम में आने वाले जो खनिज लवण होते हैं, जैसे पत्तियों से क्या क्या आ रहा है, फ्लोएम पत्तियों के माध्यम से तने में क्या क्या पहुंच रहा है फ्लोएम के थ्रू, तो वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, विशेषकर जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, ये प्रमुख होते हैं, कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम, सिलिका है, ठीक है, पत्तियों में ही रह जाते हैं। और ये फ्लोएम के माध्यम से अकार्बनिक पोषकों का संवहन क्या कर लेता है, ऊपर पत्तियों से लेकर तरुण पत्तियों तक, तथा नीचे के जो तना होते हैं, मूलाग्र है, तना से मूलाग्र तक, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, तना से मूलाग्र तक भी कर लेते हैं। तो इस तरह से इसके जो होते हैं 3 प्रकार के स्थानांतरण होते हैं अकार्बनिक पदार्थों का। फर्स्ट वाला हमने देखे हैं, क्या देखे थे, फर्स्ट अकार्बनिक खनिज का जाइलम द्वारा स्थानांतरण, जो सेकेंड होता है मृदुतक तथा खनिज लवणों का परिवहन, और हमने जो थर्ड देखे हैं यहाँ पे फ्लोएम द्वारा अकार्बनिक लवणों का स्थानांतरण।